वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में। सॉरी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, बट अब से आई होप कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बीच में दिवाली अब आ रही है तो हो सकता है दिवाली की छुट्टियों पे घर जाऊंगी, लेकिन उसके बाद अभी 2-3 दिन तो कंटिन्यूसली क्लास चलेगी अपनी। और उसके बाद दिवाली से आने के बाद में डेली रेगुलर बेसिस पे क्लास करवा के पूरी कर देंगे, ठीक है, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो आज हम है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। आपको पता है हमने यूरोप महाद्वीप शुरू कर दिया था, उसके हमने पर्वत और पठार देख लिए, ठीक है। तो आज जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, तो वो शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग बनिए रहिएगा। आप लोगों का अगर कोई फीडबैक होना तो ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ अपनी वीडियो लेक्चर में, अपने पढ़ाने के ढंग में, ठीक है। तो कमेंट में करके कोई अगर इम्प्रूवमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट का सेशन। आज हम देखेंगे कि आपको पता है यूपीएससी का फेवरेट सवाल ये रहता है कि बताओ भूमध्य सागर से कौन से देश लगते हैं, काले सागर से कौन से देश लगते हैं, इंग्लिश में कहें तो मेडिटेरेनियन सी से कौन से देश टच होते हैं, या फिर ब्लैक सी से कौन से टच होते हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है ना आप सभी को। तो आज मैं आप लोगों का वो कन्फ्यूजन दूर करूंगी और बहुत सिंपल ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश करूंगी कि कौन से देश किससे लगते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट जल संधियां हैं यूरोप की, क्योंकि पूछी जाती है। आपको पता है पाकिस्तान ने तो एक ऑपरेशन भी चला लिया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे है? वो अपने यूरोप में बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये सब बताने से पहले एक बार चाहूंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, आपके दिमाग से वो चली गई होगी बातें सारी यूरोप की, तो मैं एक बार आपको ना देशों से परिचित कराना चाहती हूँ कि यूरोप के कौन कौन से देश हैं। क्योंकि अगर देश दिमाग में होंगे ना, फिर हम इन चीज़ों पे आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले यूरोप के पॉलिटिकल मैप से, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ जी, ये देखिए, ये यूरोप का मैप है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर सकती हूँ क्या? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इतना भी काफी रहेगा। देखिए, ये यूरोप कॉन्टिनेंट का, यूरोप महाद्वीप का मैप है, राइट। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ऊपर कंट्री पड़ रही है नॉर्वे, स्वीडन। देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 देश ऊपर पड़ रहे हैं। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आप लोग फिर से एटलस लेके बैठना ताकि आपको ये चीजें समझ आए, ठीक है। एटलस में जो बोल रही हूँ उसको हाईलाइट करना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। उसके बाद में नीचे आओगे डेनमार्क। ये डेनमार्क छोटा सा देश आपको दिख रहा है, मैं इसको बना रही हूँ ऐसे करके। ये इतना सा देश है डेनमार्क, दूध के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दूध बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कहीं होता है तो डेनमार्क में होता है। तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इन चारों को मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्री या स्कैंडिनेवियन देश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इधर एक पठार मिलता है, उस पठार का नाम है स्कैंडिनेवियन का पठार। और ये पठार ना थोड़ा बहुत यहाँ पे भी फैला हुआ है, फिनलैंड में भी है। तो इस कारण के चलते इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन का पठार। तो या इसलिए इन कंट्रीज को कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। डेनमार्क को भी इसी में शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये 4 कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये चारों आपको पता चली। उसके बाद में थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो आप। लेफ्ट में यहाँ आपको दिखेगा यूके। ये यूके, ये जिसने परेशान करके रखा था हमें बहुत सालों तक। इस यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन, यहाँ ये अंग्रेज है, ये अंग्रेजों का ये जो महाद्वीप है इसे यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। अब आपका जो हमेशा से एक ना एक कंफ्यूजन जरूर रहा होगा कि ब्रिटेन क्या होता है, ब्रिटेन में कौन आते हैं देश, यूके में कौन आते हैं, इंग्लैंड फिर क्या है। तो ये सारा कंफ्यूजन आज की क्लास में कंप्लीट दूर होगा। तो यूके जो है यहाँ पे है, यूके के अंदर 3 देश यहाँ पे शामिल है, और एक ये ऊपर वाला छोटा सा हिस्सा, इतना सा, ये इतना सा हिस्सा है ना, यूके का है, ठीक है। इस यूके के बाद में यहाँ पड़ता है दूसरा देश आयरलैंड। क्या पड़ता है? आयरलैंड।
ठीक है। एक्चुअल में ये पूरा आयरलैंड था, लेकिन उत्तरी वाले लोग बोले कि हम तो इनके साथ रहेंगे, इंग्लैंड वालों के साथ, तो ये इसमें मिल गए यूके में। बाकी ये पूरा आयरलैंड था, तो ये वाला उत्तरी आयरलैंड बोला जाता है, ये नीचे वाला दक्षिणी आयरलैंड नहीं, आयरलैंड बोला जाता है क्योंकि ये बड़ा पार्ट है। उसके बाद ऊपर आपको एक कंट्री दिखेगी, आइसलैंड। क्या दिख रही है? आइसलैंड। आपको पता है कितने उच्च अक्षांश पे है, बर्फ ही जमती होगी, तो नाम भी क्या रखा है, आइस मतलब बर्फ, तो बर्फ वाली जमीन, तो आइसलैंड बोल दिया इसको। ठीक है, ये 6 देश हो गए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। 4 तो ये, 2 यहाँ पे यूके और आयरलैंड, और 1 वहाँ पे आइसलैंड। ये 7 देश अभी तक आपको समझ है। अब उसके बाद में अपन सीधा एक बार यहाँ पे आते हैं इस तरफ में। इधर आपको दिखेगा पोर्तुगल, हिंदी में बोले तो पुर्तगाल। ठीक है, सबसे पहले भारत में आने वाले जो विदेशी थे वो पुर्तगाली थे। लगभग 1400 के 50 के बाद में वो आए थे पुर्तगाल। उसके बाद में स्पेन, पुर्तगाल के पास में आता है स्पेन। ठीक है, 2 देश तो ये। अब 2 देश ऊपर आएंगे, इधर फ्रांस, इधर है फ्रांस, और फ्रांस के नीचे की तरफ छोटा सा देश दिखेगा आपको, मोनाको। बहुत छोटा सा, एक बिंदु जितना देश है, लेकिन देश है। अब आप देखो, ये यूरोप वाले क्यों अपन इनको डेवलप्ड और वैसे कहते हैं, ये इतना बड़ा देश है फ्रांस, इसको ना समय नहीं लगेगा उसको मोनाको को हथियाने में, लेकिन नहीं, वो कहता है कि मोनाको अपना देश है, हम हमारे देश है, कभी कोई इंटरफेरेंस, कभी कोई छेड़खानी नहीं करता है ये। ठीक है, तो उस तरह जो है विचार बहुत मैटर करते हैं किसी भी चीज में। तो फ्रांस और नीचे पड़ता है मोनाको, ये 2 देश की जोड़ी मिली, यहाँ पुर्तगाल और यहाँ स्पेन, और यहाँ पे फ्रांस और यहाँ मोनाको। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ बीच में आपको एक प्यारा सा देश दिखेगा, स्विट्जरलैंड, जो सभी की एक इच्छा होती है कि हमें एक ना एक बार स्विट्जरलैंड तो जाना ही है। ठीक है, मेरी भी है, आप लोगों की भी हो सकती है शायद। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड बहुत प्यारा देश है, नदी मतलब घाटियों का, और बहुत सुंदर है। इसका मेन जो स्विट्जरलैंड की जो जीडीपी, जो इकोनॉमी है ना, आप मानोगे वो टूरिज्म पे बेस है ज्यादातर, क्योंकि लोग बहुत घूमने जाते हैं इधर। तो स्विट्जरलैंड जो है वो, स्विट्जरलैंड के नीचे आपको दिखेगा इटली, इटली देश, पवित्र रोमन साम्राज्य जो माना जाता था ना, वो रोम इस इटली में बसता है। ठीक है, यहाँ पे रोम देखो, ये रहा रोम। ठीक है, तो इटली यहाँ पे आ गया। इटली के नीचे आपको एक देश और दिखेगा, उसका नाम है वेटिकन सिटी। उस देश का नाम ही है वेटिकन सिटी, बहुत छोटा सा है। जैसे फ्रांस के नीचे मोनाको है ना, वैसे इटली के नीचे वेटिकन सिटी है। ठीक है, तो इटली, वेटिकन सिटी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, वापस से एक बार आओ, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, स्विट्जरलैंड, इटली, और यहाँ पे वेटिकन सिटी। अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर चलो, यहाँ आपको 3 कंट्री दिखेगी। ठीक है, इनको ना एक साथ बोलते हैं बेलनेक्स कंट्री। आएगा आगे, मैंने लिखा हुआ है कंप्लीटली, अभी आपको बस एक परिचित करवा रही हूँ इन चीजों से। इनको बोलते हैं बेलनेक्स कंट्री। बेलनेक्स मतलब बेल्जियम, यहाँ पे आएगा लग्जमबर्ग, और यहाँ आएगा नीदरलैंड। 3 कंट्री पड़ती है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड। बहुत छोटे छोटे देश है, आपको एटलस में दिख जाएंगे, पॉलिटिकल मैप में यूरोप के 3 कंट्री यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इन 3 कंट्री के पास में आता है जर्मनी। जर्मनी 1870 या 71 में शायद उसका एकीकरण पूरा हुआ था। मतलब तब तक जर्मनी टुकड़ों में बिखरा हुआ था। जर्मनी का ऐसा कुछ, एक ऐसा राष्ट्र भावना जैसा कुछ भी नहीं था। 1914 में उसने पहला विश्व युद्ध किया, मतलब उतना कैपेबल किया खुद को। तो जर्मनी के लोग के बारे में तो कहावत भी है कि ये लोग गिरते हैं और इतनी जल्दी वापस उठ खड़े होते ना, जिसकी कल्पना नहीं की जाती। एक तो ये जापान वाले और एक ये जर्मनी वाले, बहुत ज्यादा, मतलब आप बोलो ना, विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ना इनकी। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो 18 तक आते आते जर्मनी की हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, उसके बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, प्रॉपर्टी को, वहां के लोगों को, वहां के जो जवान है, जो जनसंख्या के लाभांश है उसको, हर चीज को। लेकिन उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया गया जर्मनी, क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो तो जितना भी कार्यभार था उसका ठीकरा जो है जर्मनी के ऊपर फोड़ दिया गया, उस पर ऐसे संध्या आरोपित की गई। उसके चलते बहुत जर्मनी के लोगों में गुस्सा भी था। ठीक है, तो हिटलर का उदय हुआ इसी के चलते। और 1914-18 में जो देश इतना मतलब टूट गया था, वो फिर से उठ खड़ा हुआ 1939 में, और उसने दूसरा विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया। तो जर्मनी जो है बहुत पावरफुल देश है। तो यहाँ पड़ता है जर्मनी। ठीक है, अगर
वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि जर्मनी क्या चीज़ है। मतलब रियल में मैं तो बहुत, जब मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई जर्मनी से, और एक तो जापान वालों से, कि जापान वाले बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि देश के लिए, एक मेरे को है ना याद भी आता है एक किस्सा, कि एक साधु जो थे अपने मोंक टाइप में बोलते जिनको, वो जा रहे थे प्लेन में कहीं से कहीं की यात्रा कर रहे थे, तो उनके पास एक छोटा बच्चा बैठा था। तो उन्होंने उनसे, उस बच्चे से एक सवाल पूछा, छोटे बच्चे से, हाँ 3-4 साल का बच्चा होगा वो। तो वो ना, आपको पता है, वो थोड़ा शक्ल सूरत से लग रहा था एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप से बिलोंग करता है। तो वो जो साधु थे उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि तुम किसके लिए जीते हो, मतलब इंग्लिश में पूछा था, व्हाट डू यू लिव फॉर, मतलब तुम किसके लिए जीते हो। तो उस बच्चे का जवाब था कि आई एम लिविंग फॉर जापान, मैं जापान के लिए जीता हूँ। मतलब आप देख रहे हो 3 से 4 साल का बच्चा जिसको नेशनलिज्म, राष्ट्र भावना इतनी प्रबल है कि उसका जवाब भी, और ये हकीकत बात है, जापान के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी होते हैं उनके, आप जाओ, चले जाओ वहाँ पे जापान में कभी, आपको, मैं तो नहीं गई हूँ हालांकि ठीक है, अपने तो राजस्थान भी पूरा नहीं घूमा अभी तक, लेकिन मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है ऑनलाइन यूट्यूब पे कि इतनी ज़्यादा वहाँ के लोग सफाई करते हैं ना, सफाई रखते हैं, क्लीनिंग रखते हैं हर चीज़ को, क्योंकि उनमें जागरूकता है। और जापान को देख के लगता है कि काश भारत भी बहुत जल्दी, जो लोग हैं घर में कचरा नहीं फैलाते तो बाहर भी नहीं फैलाए, चीज़ें गंदी नहीं करे, मतलब मान रहे हैं आप, डेवलप हो जाए। जो हमारा वो जो एम है ना कि 25 साल बाद जब हमारे 100 साल पूरे होंगे आज़ादी को 2047 में, तो भारत काश एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, ये हम सबकी प्रार्थना होगी। चलिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ मैं यहाँ 3 कंट्रीज थी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम, ठीक है। 3 कंट्रीज के बाद मैंने आपको यहाँ जर्मनी बता दिया। जर्मनी के नीचे आप देख लो ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया, ये दादा सबका, ये इसने वर्ल्ड वॉर, मतलब विश्व इतिहास है ना, उसमें इसने बहुत पंचायतियां की हैं। ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा एम्पायर था, इतना छोटा सा थोड़ी था ये ऑस्ट्रिया, ये लगभग इसका थोड़ा जर्मनी का हिस्सा, थोड़ा इसका हंगरी तो पूरा इसके अंदर ही आता था, ऊपर का स्लोवाकिया, इन सब को थोड़ा चेक वाला हिस्सा, इन सबको मिला के इतना बड़ा था ये ऑस्ट्रिया। बाद में आपको पता है जो जितनी पंचायती करता है उसको उतनी जो है भुगतना पड़ता है। बाद में जाके ऑस्ट्रिया का विभाजन हुआ और बहुत छोटा एरिया बच गया। तो ये ऑस्ट्रिया इतना सा है, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के कारण ही तो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि वो उन लोगों ने किसको मार दिया था? ऑस्ट्रिया के राजा को मार दिया था, जो प्रिंस, जो अगला राजा बनने वाला था। इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। तो ऑस्ट्रिया यहाँ पे है। ऑस्ट्रिया के नीचे आपको छोटा सा देश दिखेगा, स्लोवेनिया। क्या दिखेगा? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के पास में दिखेगा आपको क्रोएशिया। क्या दिखेगा? क्रोएशिया। 2 देश, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। अभी हमारे जो राज्यसभा है ना, जो थोड़ा अपने संसद में राज्यसभा, उसके जो उपसभापति है, ठीक है, उपसभापति है, हाँ, उपसभापति जगदीश जी, वो क्रोएशिया जाने वाले हैं। विधानसभा, मतलब विधानसभा परिषद का नेतृत्व करेंगे। लगभग उसमें होंगे बहुत सारे विधायक, उनका नेतृत्व करेंगे अपने। और कहाँ जाएंगे? क्रोएशिया में जाएंगे। अभी का ही करंट अफेयर का खबर है ये, ठीक है। तो स्लोवेनिया और क्रोएशिया। क्रोएशिया के नीचे आपको दिखेगा बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। यह बोस्निया हर्जेगोविना एक देश का नाम है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे नाम है? तो भाई उनकी भाषा में नाम है, भारतीय नाम थोड़ी है, तो अलग होता। तो बोस्निया हर्जेगोविना इनका देश का नाम है। उसके पास में आपको दिखेगा सर्बिया। कौन सा देश है? सर्बिया, ठीक है। बोस्निया हर्जेगोविना और सर्बिया। अब आप ध्यान से देखना, बोस्निया हर्जेगोविना के नीचे एक छोटू सा देश है, मोंटेनेग्रो। क्या नाम है? मोंटेनेग्रो। यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे देश है, लेकिन उनके नाम बहुत अच्छे हैं। अगर आप 4-5 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएंगे, इतने डिफिकल्ट भी नहीं है। अभी तक क्या क्या देखा? ऑस्ट्रिया के पास में, ऑस्ट्रिया के नीचे स्लोवेनिया और क्रोएशिया, क्रोएशिया के नीचे बोस्निया हर्जेगोविना और पास में सर्बिया। उसके नीचे देखा तो मोंटेनेग्रो दिखा। अब मोंटेनेग्रो के नीचे आप देखोगे तो आपको दिखेगा अल्बानिया। क्या दिखेगा? अल्बानिया। अल्बानिया के पास में आपको दिखेगा नॉर्थ मैसिडोनिया। क्या दिखेगा? नॉर्थ मैसिडोनिया। अगर आप हिंदी में बोलते हो तो मैसिडोनिया को मकदूनिया बोलते। क्या बोलते हैं? मकदूनिया। अलेक्जेंडर कहाँ का था? मैसिडोनिया का ही तो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो आ गया था भारत में। आपको पता है, अगर आपने
एंशंट हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, अगर अपने पढ़ा होगा ये एंशंट वाला पार्ट, तो आपको पता होगा कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत के नज़दीक आया था तो फिर क्या हुआ था, उसकी बीमार वगैरह हो गया था तो वो वापस लौट गया था, लेकिन उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भेजा था युद्ध करने के लिए। और उस समय हमारे राजा कौन थे, उस समय हमारे राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश चल रहा था उस समय। और जो सेल्यूकस निकेटर जो आया था उसको क्या जम के धोया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद में उससे कितनी चीजें तो ली। और जो अपने सेल्यूकस निकेटर जो उसके सेनापति थे अलेक्जेंडर के, उसकी बेटी थी एक, क्या नाम था उसकी बेटी का, हेलेना, उसकी बेटी से शादी और की सेल्यूकस इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और इसी के चलते सेल्यूकस निकेटर ने एक बंदा भेजा था भारत में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायना रखता है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में। उसका नाम था मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज था उसने अपनी बुक लिखी थी इंडिका, और उस इंडिका में उसने भारत के बारे में बताया था कि भारतीय लोग कैसे हैं, कैसे विचार रखते हैं, यहाँ के लोगों की खास बातें। तो ये सारी चीजें थी इसके बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट कहाँ से बिलोंग करता था, ये नॉर्थ मैसिडोनिया से बिलोंग करता था, राइट। चलिए, थोड़ा बहुत ज्यादा एक साथ बोल गई ना, थोड़ा धीरे धीरे बोलना चाहिए मेरे को। आप लोगों को समझ में तो आ जाता है ना, मैं ऐसे फटाफट बोलती हूँ तो थोड़ा आप कहोगे, अगर आपको प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बताना, मैं थोड़ी स्पीड कम कर लूंगी, ठीक है। अभी तो कैसे बताओगे, अभी तो रिकॉर्डेड क्लास अपलोड होगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाइव क्लास लूंगी ना, उस समय आप आके मुझे बताना अगर मेरे में कोई वैसे पढ़ाने में कोई तरीका गलत लग गया अगर आपको। चलो, तो यहाँ अल्बानिया आ गया, अल्बानिया के नीचे आ गया ग्रीस। ग्रीस आपको पता है, कोई भी चीज ऐसा बोला जाता है कि ऐसी आप कोई भी चीज सोच लो, ठीक है, आप सोचोगे ये मैंने सोची है, ठीक है, मैंने आविष्कार किया, बट ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा माना जाता है। आप कोई भी चीज सोचो उसका कहीं ना कहीं जिक्र ग्रीस में तो हुआ ही होगा। ग्रीस इतना ज्यादा बुद्धिजीवियों का देश माना जाता था, लेकिन अब जो है ग्रीस की हालत इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा थोड़ी कमजोर है, बहुत दिवालियेपन की स्थिति पे आ चुका है वो, ठीक है ग्रीस। लेकिन बहुत बुद्धिजीवी लोग जो है ग्रीस ने पूरी दुनिया को दिए है। सुकरात है, अपने सुकरात के बाद कौन था उसका शिष्य, ये एरिस्टोटल, अरस्तु है, ठीक है, प्लेटो है, ये सारे जितने भी ग्रीक थिंकर है ये सारे यही तो है। तभी आपने ना बहुत सारे ऐसे, जब भी आप साइंस में या स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि इस शब्द का जो ओरिजिन है, जो उद्गम है, वो ग्रीक भाषा शब्द से हुआ है। तो ये ग्रीक भाषा कहाँ से आती है, ग्रीस की भाषा है, ठीक है। तो ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ग्रीस के बाद में ऊपर आ जाओ बुल्गारिया, ठीक है। अच्छा, बुल्गारिया पे आने से पहले मैं एक बार रिवीजन कराना चाहूंगी आपका। अभी तक हमने देश देखे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर डेनमार्क, उसके बाद में यूके और आयरलैंड, उसके बाद आइसलैंड, फिर यहाँ पे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस के नीचे छोटा मोनाको, यहाँ पे देखा स्विट्जरलैंड, फिर इटली, और फिर यहाँ पे देखा वेटिकन सिटी। उसके बाद में ऊपर 3 देश देखे, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। उसके पास में जर्मनी देखा, जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया देखा, ऑस्ट्रिया के नीचे स्लोवेनिया और क्रोएशिया। उसके नीचे देखा बोस्निया हर्जेगोविना, और उसके राइट में देखा सर्बिया, और उसके नीचे एक मॉन्टेनेग्रो के बाद में नीचे एक अल्बानिया देश देखा, अल्बानिया के पास में नॉर्थ मैसिडोनिया, और नॉर्थ मैसिडोनिया के नीचे ग्रीस देश, ठीक है। अभी तक इतना देखा। अब देश आता है बुल्गारिया और रोमानिया, इन दोनों को एक साथ याद करो। देखिए, बुल्गारिया रोमानिया, बुल्गारिया रोमानिया, बुल्गारिया रोमानिया। बुल्गारिया रोमानिया के पास में आ जाओ, अब आ जाएगा हंगरी। भूख लगी है, वो वाला हंगरी नहीं, देश का नाम है हंगरी, सॉरी बैड जोक था ये, ठीक है। हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट। तो हंगरी यहाँ का, हंगरी के ऊपर आया स्लोवाकिया। देखो नीचे जो देश देखा है ना वो स्लोवेनिया देखा है, ऊपर देश है स्लोवाकिया। तो आप कंफ्यूज मत होना कि स्लोवाकिया और स्लोवेनिया कहाँ पे है। देखो एक बात बताओ, अल्फाबेट में पहले के आता है या एन आता है, पहले के आता है, इसका मतलब के ऊपर है, यानी स्लोवाकिया ऊपर है, स्लोवेनिया नीचे है। ये निमोनिक से याद होगा, इसलिए याद कर लेना, स्लोवाकिया ऊपर, स्लोवेनिया नीचे। स्लोवाकिया के पास में आपको दिखेगा चेक रिपब्लिक। क्या दिखेगा, चेक रिपब्लिक। अभी ऐसा कैसे नाम हो चेक रिपब्लिक, तो देखो चेक यहाँ पे रहने वाले लोगों का वो है, वो क्या बोलते हैं, ये जाति, यहाँ चेक नाम के जो लोग हैं, चेक मूल के लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और क्योंकि ये गणराज्य एक तरह से, तो इसका नाम है चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक।
उसके बाद में दिखता है आपको देश यहाँ पोलैंड, ठीक है। पोलैंड के पास आपको एक बहुत अच्छा देश दिखेगा, वो है यूक्रेन। इसको क्या बोला जाता है, बाउल ऑफ, मतलब वो अनाज का कटोरा बोला जाता है, ठीक है। ये यहाँ दिख गया यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर आपको दिखेगा बेलारूस। क्या दिखेगा, बेलारूस। और यूक्रेन बेलारूस दोनों साथ में याद करो। इतना आपको पूरा पोर्शन जो है मैंने बता दिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है अपना। इतना कहाँ गया ये वाला। अब अपने ये कुछ एक छोटे छोटे से इतने से देश बचते हैं। ये देखो, इन 3 कंट्री को एक साथ याद करो। इन तीनों को बाल्टिक देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल्टिक देश। बोलो मेरे साथ, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इन तीनों देशों को साथ में बोलो, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये रशिया है। रशिया का थोड़ा पार्ट आपको पता है यूरोप में पड़ता है, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा पार्ट एशिया में पड़ता है। तो जो थोड़ा पार्ट यूरोप में है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। बाकी वाला पूरा इतना बड़ा है, ये वाला इतना, वो पूरा जो है उसमें पड़ता है। कहाँ पे, एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में। तो ये देश भी कंप्लीट हो गए। चलो अब एक लास्ट टाइम और रिवाइज कर ले अपन, फिर अपन फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लगा। पहला नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये 4 कंट्री। उसके बाद यूके और आयरलैंड, उसके ऊपर आइसलैंड देख लिया। फिर यहाँ पुर्तगाल और स्पेन, फिर यहाँ फ्रांस और मोनाको, यहाँ पे स्विट्जरलैंड, उसके पास इटली और यहाँ पे वेटिकन सिटी। उसके बाद यहाँ 3 कंट्री, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। फिर यहाँ जर्मनी, यहाँ पे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के नीचे स्लोवेनिया और फिर क्रोएशिया। उसके नीचे बोस्निया हर्जेगोविना, पास में सर्बिया। उसके नीचे मॉन्टेनेग्रो, उसके नीचे अल्बानिया और पास में नॉर्थ मैसिडोनिया या उत्तरी मकदूनिया। उसके नीचे ग्रीस, ग्रीस के ऊपर बुल्गारिया, बुल्गारिया के ऊपर रोमानिया। फिर हंगरी, हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के पास में चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य। फिर पोलैंड, पोलैंड के पास बेलारूस, बेलारूस के पास यूक्रेन, जिसे अनाज का कटोरा यानी बाउल कहा जाता है, ग्रेन का, ठीक है। उसके ऊपर 3 कंट्रीज, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और पास में रशिया। तो ये सारी कंट्रीज बता दी मैंने आपको यूरोप कॉन्टिनेंट की। अब हम चलते हमारे उस पे टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक है कि बताओ भाई, ग्रेट ब्रिटेन आखिर बोलते किसको है। ये कंफ्यूजन तो दूर करो हमारा। तो अभी आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं हम। देखो, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये 3 अलग अलग देश हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। जब ये तीनों देश आपस में मिल जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। सॉरी वापस से बोलती हूँ। 3 देश, स्कॉटलैंड, ठीक है। ये जो कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया था ना, ये वाला पेनिनसुला यूके का, इसमें 3 देश है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यहाँ इंग्लैंड और छोटा यहाँ पे वेल्स है। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों देश मिलते तो उसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अब ध्यान से सुनना, इन तीनों देश के साथ में, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में अगर आप उत्तरी आयरलैंड को मिला दोगे, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो, यहाँ पे पड़ता है इंग्लैंड, यहाँ पड़ता है वेल्स और यहाँ पड़ता है स्कॉटलैंड। इन तीनों के साथ में अगर आप इस छोटे से हिस्से को, इस वाले को मिला दोगे तो इस पूरे को बोलेंगे यूके, ठीक है। और अगर आप कहोगे कि नहीं, इस वाले हिस्से को मत मिलाओ, सिर्फ इन तीनों को बताओ क्या बोलते, तो इन तीनों को बोलते ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ इंग्लैंड पड़ेगा, यहाँ वेल्स पड़ेगा, यहाँ स्कॉटलैंड पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ आई आपको, ग्रेट ब्रिटेन और यूके किसको बोलते हैं। अगर 3 देश है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, तो बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन। और इन 3 देशों के साथ में आप उत्तरी आयरलैंड को भी मिला दोगे तो बन जाएगा यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद में स्कैंडिनेवियन देश, मैंने बता दिया आपको कि स्कैंडिनेवियन पठार पड़ता है, इसलिए इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, इन 4 देश को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये नॉर्डिक देश एक टर्म होती है कि नॉर्डिक देश किसको बोलते हैं, तो ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। स्कैंडिनेवियन देश जो है उसके साथ में आप आइसलैंड को मिला दो, मतलब ये जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है और डेनमार्क, इन चारों, इनको तो क्या बोलते हैं अपन,
इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, इन स्कैंडिनेवियन कंट्री के साथ आप आइसलैंड को मिला दो तो इन टोटल इसको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री। क्या बोलते हैं? नॉर्डिक कंट्री या नॉर्डिक देश, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन देश किसको बोलते हैं? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। और नॉर्डिक देश बोलेंगे इन स्कैंडिनेवियन 4 देश के साथ में आप आइसलैंड को मिला दो तो ये बन जाएगा। फिर है बाल्टिक देश, किसको बोलते हैं? तो देखो बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर के आसपास में जो देश पड़ते हैं ना उनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है। बाल्टिक सागर नहीं, सॉरी, बाल्टिक देश की बात करें केवल कि बाल्टिक कंट्रीज किसको बोलते हैं, तो 3 देशों को बोलते हैं। कौन कौन से 3 देश है? इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। मेरे पास बाल्टिक कंट्री का मैप भी है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों देशों को क्या बोलते हैं? इनको कलेक्टिवली बोलते हैं बाल्टिक देश, ठीक है। अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट चीज आप ये भी देख लो साथ साथ में कि बाल्टिक सागर आपको दिख रहा है, ये बाल्टिक सी, इस बाल्टिक सी के आसपास में कौन से देश पड़ते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, ये देखो ये इतना बड़ा है, ये पूरा बाल्टिक सागर, इस बाल्टिक सागर के पास में कौन कौन से देश पड़े? ये 3 तो पड़ ही रहे, उसके अलावा ये रशिया का थोड़ा पार्ट पड़ रहा है यहाँ पे, ये वाला, तो ये फिनलैंड का इतना बड़ा हिस्सा पड़ रहा है, यहाँ पे स्वीडन है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्वे आ रहा है, यहाँ पे पोलैंड आ रहा है, पोलैंड, ठीक है। उसके बाद में रशिया का देखो, यहाँ पे भी एक छोटा सा हिस्सा रशिया का यहाँ पे भी है। उसके बाद ये जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी के बाद ये डेनमार्क का हिस्सा और ये नॉर्वे। मतलब आप देखो कितने सारे देश यहाँ पे पड़ते हैं। मैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊँ ना नाम इनके बाल्टिक सागर वाले, तो देखो स्वीडन, फिनलैंड, रूस और बाल्टिक देश तीनों कौन कौन से? इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। फिर जर्मनी, पोलैंड और डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड और डेनमार्क, ठीक है। ये सारे देश कहाँ पड़ते हैं? बाल्टिक सागर के आसपास में। नेक्स्ट चीज है बाल्टिक पेनिनसुला, नहीं बाल्कन पेनिनसुला कहेंगे अपन इसको, बाल्कन ये प्रायद्वीप। तो ये क्या चीज है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये देखिए, ये जो सारे देश है ना, इन सारे देश, ये एक पेनिनसुला बन रहा है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? एक ऐसा भूभाग जिसके 3 तरफ पानी हो। तो देखो इसके यहाँ पे पानी दिख रहा है आपको, इस तरफ में एड्रियाटिक सी, ठीक है, ये वाला पानी, यहाँ पे नीचे आपको पानी दिख रहा है, ये वाला पानी, और यहाँ पे आपको पानी दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तीनों तरफ पानी, इसलिए इस वाले एरिया को बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप या बाल्कन पेनिनसुलर, ठीक है। इसमें बहुत सारे देश आते हैं, तो इन देशों के नाम आपको पता होने चाहिए। मैंने अभी देशों के नाम तो आपको याद करवाए हैं, लेकिन मैं इस बाल्कन प्रायद्वीप में कौन से देश आते हैं वो बताती हूँ। पहला है स्लोवेनिया, फिर है क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, उसके नीचे बोस्निया हर्जेगोविना, उसके नीचे मॉन्टेनेग्रो पास में सर्बिया, फिर कोसोवो और मकदूनिया, इंग्लिश में मैसिडोनिया बोलते हैं, हिंदी में मकदूनिया बोलते हैं, कोसोवो, मैसिडोनिया। फिर अल्बानिया ग्रीस। उसके बाद में यहाँ पे पड़ेगा रोमानिया, मालडोवा और बुल्गारिया, रोमानिया, मालडोवा और बुल्गारिया। फिर यहाँ टर्की पड़ जाएगा, ठीक है। इतने देश जो है इनको मिला के बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीपीय कंट्री या फिर बाल्कन पेनिनसुलर देश। थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, वापस से एक बार बताती हूँ। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ये 3 देश, चौथा मॉन्टेनेग्रो पास में सर्बिया 5, छठा कोसोवो, फिर नीचे मैसिडोनिया, उसके बाद में अल्बानिया, फिर यहाँ पे ग्रीस। इधर आओगे तो बुल्गारिया, टर्की और रोमानिया, ठीक है। याद रखना यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है, मालडोवा है, ठीक है। इतना समझ आया आपको? मैंने ना इन सब के नाम लिख रखे हैं, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है ना तो आप इनके नाम से देख सकते हो। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना 3 ये, पास में सर्बिया, रोमानिया, मालडोवा, बुल्गारिया, ठीक है। फिर तुर्की और मैसिडोनिया,
उसके बाद में कोसोवो, अल्बानिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो। ये सारे देश जो मैंने अभी आपको मैप पे बताया, इनको मैंने यहाँ पे लिखा है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको बनाने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल क्या रहे, तो ये बेनेलक्स कंट्री किसको बोलते हैं? ये तो बहुत अजीब सा नाम है। आप सीधा देखिए, निम्न भूमि देश किसको बोलते हैं? अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे कहीं कहीं पे कि निम्न भूमि देश, लो लैंड कंट्री किसको बोलते हैं, जिनका जो सतह है, जो भूमि है, सी लेवल से थोड़ी नीचे है, तो वो मतलब कितने देश है? 3 देश हैं। एक तो है बेल्जियम, एक है नीदरलैंड, एक है लग्जमबर्ग। मैंने आपको छोटे से 3 देश इधर नहीं बताए थे, आपको वापस बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये जो 3 देश दिख रहे हैं आपको, ये छोटे से यहाँ पे ये 3 देश, इन 3 देशों को बड़ा करके देखोगे ना तो दिखेगा आपको नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। ठीक है, इन 3 देशों को क्या बोलते हैं? बेनेलक्स कंट्रीज। ठीक है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भूमध्य सागर के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि जो भूमध्य सागर है उस पे कौन कौन से देश लगते हैं। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और हर बार ये पूछा जाता है। यूपीएससी में नहीं, स्टेट पीएससी में भी पूछा जाता है, और जो और दूसरे एग्जाम्स है उनमें भी पूछा जाता है। तो भूमध्य सागर के आसपास जो देश लगते हैं, पहले तो मैं आपको मैप से बताऊंगी, उसके बाद में मैं आपको सीधा एक ट्रिक से बताऊंगी। ये सारे ट्रिक्स हैं याद करने की। तो चलो पहले मैप को देखते हैं हम। भूमध्य सागर का मैप, ये रहा, देखो मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। ठीक है, इसके ऊपर आपको सबसे पहले मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बताऊंगी। ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, ये यूरोप का महाद्वीप है, और ये वाला एशिया महाद्वीप है। तीनों महाद्वीप बता दिए। अब तीनों में देखना, अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश हैं, एशिया महाद्वीप के 5 देश है जो इससे लगते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के भी 5 देश इससे लगते हैं भूमध्य सागर से। लेकिन जो यूरोप महाद्वीप है उसके 11 देश लगते हैं। कितने? 11 देश। तो टोटल कितने देश हो गए? 21 देश इससे लगते हैं भूमध्य सागर से। 5 अफ्रीका के, 5 एशिया के और 11 यूरोप के। तो 5 अफ्रीका के कौन से? वो सबसे आसान है, देखो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। इसकी एक ट्रिक है, मेटल बोलते हैं उसको, METAL। M मोरक्को, E इजिप्ट, T ट्यूनीशिया, A अल्जीरिया और L लीबिया। ये 5 देश हो गए मेटल के नाम से। उसके बाद में आप एक बार एशिया में आओ, क्योंकि एशिया के भी सिर्फ 5 ही देश लगते हैं। उन 5 देशों के नाम सुनना, सी लिस्ट बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? मैं लिखूं अगर, CLIST, सी लिस्ट। तो सी लिस्ट बोले तो सी मतलब यहाँ पे है अपने सिप्रस, ये दिख रहा है आपको सिप्रस। L मतलब लेबनन, ये लेबनन दिख रहा है आपको। I मतलब इजराइल, इजराइल दिख रहा है आपको, ये छोटा सा जेरूसलम वाला इजराइल। फिर S मतलब सीरिया, ये सीरिया दिख रहा है आपको, छोटी सी बाउंड्री लग रही है इसकी। T मतलब यहाँ पे है अपने टर्की, ये टर्की का ये वाला पार्ट लग रहा है, देखो ये वाला सिनाई पेनिनसुला वाला। ठीक है, नहीं सिनाई पेनिनसुला वाला नहीं, सॉरी, टर्की कहाँ गया? ये रहा, इतना बड़ा पार्ट लग रहा है टर्की का, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो 5 देश इसके एशिया के। सी लिस्ट मतलब, सी मतलब सिप्रस, लेबनान, इजराइल, S मतलब सीरिया और T मतलब तुर्की। ठीक है, ये 5 देश ही हो गए। 5 देश अफ्रीका के बता दिए। अफ्रीका के कौन से? मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मेटल। और एशिया के सी लिस्ट यानी अपने क्रोएशिया, नहीं सिप्रस, लेबनान, इजराइल, S से सीरिया और T से टर्की। अब आप 11 देश पे आओ यूरोप वाले के। यूरोप के 11 देश कौन कौन से? तो देखना यहाँ से शुरू होता है। ये देखो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, मैं इसकी बाउंड्री अगर बनाऊं, ये पूरा दिख रहा है आपको, ये यहाँ से तो एशिया शुरू हो जाता है। ठीक है,
ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ये इतना इतना पार्ट ये यूरोप के देश है। और कितने देश है? 11। देखो यहाँ स्पेन से शुरू हो रहा है, स्पेन के बाद में यहाँ पे पड़ेगा फ्रांस, फ्रांस के पास यहाँ पड़ेगा मोनाको, ये 3 देश ये हो गए। उसके बाद में यहाँ पे इटली, इटली के पास यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा देश है ये? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया का थोड़ा पार्ट लग रहा है, मैं आपको हटा के बताऊं तो देखो स्लोवेनिया का थोड़ा पार्ट लग रहा है, क्रोएशिया का लग रहा है, बोस्निया हर्जेगोविना का लग रहा है, मॉन्टीनेग्रो का लग रहा है, अल्बानिया का लग रहा है, ग्रीस का लग रहा है। कितने देश हुए? गिनो। स्पेन, यहाँ पे है फ्रांस, यहाँ है मोनाको, यहाँ पे इटली, इटली के बाद यहाँ आएगा स्लोवेनिया, फिर क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टीनेग्रो, अल्बानिया, यहाँ पे है ग्रीस, और एक और देश बच रहा है अपने। 10 हुए तो 11 एक और है यहाँ पे मेरे हिसाब से। कौन सा देश बच रहा है? वेटिकन सिटी तो नहीं है, 1 मिनट है ना। ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, माल्टा। माल्टा एक देश है। कहाँ पे है माल्टा देश? छोटा सा यहाँ पड़ता है, ये रहा देखो माल्टा, ये एक देश आइलैंड के रूप में है, यहाँ पे माल्टा पड़ता है। तो ये टोटल 11 देश हो गए। एक बार वापस बोलती हूँ मैं आपको, स्पेन, फ्रांस, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, 3 तो ये, फिर इटली और माल्टा, 5 हो गए। उसके बाद में यहाँ देखो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, 3 ये, ठीक है, 5 और 3 8। अब 3 और बचे, 3 में मॉन्टीनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस, मॉन्टीनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस, ये टोटल 11 देश कंप्लीट हुए। भैया ऐसे चला चला, ठीक है, ये टोटल 11 देश हो गए कंप्लीट। अब मैं आपको लिखा हुआ बताती हूँ, ये देखो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश है। कौन कौन से? मेटल, एम मतलब मोरक्को, ई मतलब मिस्र, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं इसलिए ई आया है यहाँ पे। उसके बाद टी से ट्यूनीशिया, फिर ए से अल्जीरिया और एल से लीबिया। मोरक्को, मिस्र, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को, मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मोरक्को, मिस्र, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया। फिर है एशिया महाद्वीप के 5 देश। कौन कौन से? सी लिस्ट, यानी सिप्रस, लेबनान, इजराइल, सीरिया, तुर्की, सिप्रस, लेबनान, इजराइल, सीरिया, तुर्की, सिप्रस, लेबनान, इजराइल, सीरिया, तुर्की, सिप्रस, लेबनान, इजराइल, सीरिया, तुर्की। ठीक है, इन 5 देश के बाद में यहाँ 11 देश पे आओ आप। यूरोप महाद्वीप के 11 देश कौन कौन से? स्पेन, फ्रांस, मोनाको, माल्टा, इटली, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, माल्टा, इटली। देखो बोलोगे नहीं ना तब तक याद नहीं होगा, मेरे साथ बोलो एक बार, अकेले बैठ के पढ़ा करो ताकि चीजें बोल सको। ऐसे अगर बोलने में हिचकिचाहट हो रही हो तो स्पेन, फ्रांस, मोनाको, माल्टा, इटली, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, माल्टा, इटली, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, माल्टा, इटली। ये हुआ। फिर आओ बीएससी पे। बीएससी मतलब बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, और सी मतलब क्रोएशिया। बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। फिर आओ जीएम, जैम पे। जैम मतलब ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो, ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो। ये हो गए 11 देश पूरे। एक साथ वापस बोलो, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, माल्टा, इटली। फिर बीएससी मतलब बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। फिर जैम, ग्रीस, अल्बानिया और मॉन्टेनेग्रो। ये 11 देश आपको याद हो गए। अब हमारा नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर के देश कौन कौन से लगते हैं वो तो बता दिया, लेकिन भूमध्य सागर में 5 जो है द्वीप पड़ते हैं, आइलैंड पड़ते हैं, दूसरे देशों के हैं वो, बट वो इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं कि ये द्वीप कहाँ पड़ता है, तो इसका आंसर भूमध्य सागर होता है 5 में से। तो पहला है ये बालेरिक द्वीप। बालेरिक द्वीप कहाँ पड़ता है? भूमध्य सागर में पड़ता है, ये स्पेन का है। ठीक है, दूसरा है कोर्सिका द्वीप। ये कोर्सिका द्वीप किसका है? फ्रांस का है। अब आप बोलोगे, आप इसको एटलस में लोकेट कर सकते हो, लेकिन ये याद करने वाली चीज है। ठीक है, एक तो है बालेरिक, एक है कोर्सिका, फिर है सर्डिनिया। सर्डिनिया द्वीप इटली का पड़ता है। ठीक है, इन सब में से 5 में से सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी ना, वो इम्पोर्टेंट है ये सिसिली द्वीप। ये जो सिसिली द्वीप है ना, ये इटली का है, और इसकी क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। इसकी एक सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे बड़ी चोटी है, ऊंची चोटी, उसका नाम है माउंट इटना। क्या नाम है? माउंट इटना। और ये माउंट इटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक एक्टिव वॉल्केनो है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो क्या बताया? भूमध्य सागर में एक द्वीप पड़ता है, उसका नाम है सिसिली द्वीप। उसकी एक सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है। इसका जो है ना,
सिंबल, ये सिंबल हाईएस्ट पीक दर्शाने के लिए होता है, सर्वोच्च चोटी। और सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट इटना। ये माउंट इटना क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है। उसके बाद में क्रीट द्वीप। क्रीट द्वीप कहाँ का है? ग्रीस का। ठीक है, ये पांचों के नाम 5 बार बोलते हैं तो याद हो जाएंगे। कालेरिक, कालेरिक, कोर्सिका, कोर्सिका, सर्डिनिया, सर्डिनिया, सिसिली, सिसिली, क्रीट, क्रीट। कालेरिक, कालेरिक, कोर्सिका, कोर्सिका, सर्डिनिया, सर्डिनिया, सिसिली, सिसिली, क्रीट। ठीक है, कालेरिक, फिर कोर्सिका, फिर सर्डिनिया, फिर सिसिली और फिर क्रीट। कालेरिक, फिर कोर्सिका, फिर सर्डिनिया, फिर सिसिली, फिर क्रीट। वापस लास्ट टाइम कालेरिक द्वीप। ठीक है, ये किसका है? स्पेन का। कोर्सिका फ्रांस का। सर्डिनिया इटली का। इटली का एक और सिसिली द्वीप जिसकी ऊंची चोटी है माउंट इटना, और वो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और क्रीट द्वीप। ठीक है, ये किसका है? ग्रीस का। नेक्स्ट चीज, ब्लैक सी, जो काला सागर है, कहाँ पड़ता है काला सागर? यूक्रेन के नीचे। उस काले सागर को कौन कौन से देश टच करते हैं? तो उसको करते हैं UGRRBT। UGRRBT मतलब 6 देश टच करते हैं उसको। मेरे पास पहले मैप है, मैप से बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट इससे बताऊंगी। ये देखो, ये ब्लैक सी है, काला सागर। इसको देखो यहाँ पे यू देखो, यू मतलब यूक्रेन, जी मतलब, जी कहाँ गए यहाँ पे? जॉर्जिया। ठीक है, यूक्रेन और जॉर्जिया, 2 देश यहाँ पे UGRR, 2 आर से देश, एक तो है रशिया और एक आर से देश है यहाँ पे रोमानिया। ठीक है, रशिया रोमानिया। यू मतलब यूक्रेन, जी मतलब जॉर्जिया, आर से 2 देश रशिया रोमानिया। उसके बाद में बीटी मतलब बुल्गारिया और टर्की, बुल्गारिया और टर्की, बुल्गारिया और टर्की। 6 देश ब्लैक सी को लगते, काले सागर को लगते। कौन कौन से? UG यानी यूक्रेन और जॉर्जिया, RR रशिया और रोमानिया, और BT मतलब बुल्गारिया, और T से क्या है? तुर्की। तुर्की नहीं, टर्की। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो रहा है, कोई बात नहीं। ये देखो, ग्रीस नहीं आएगा, मैंने गलती से ग्रीस लिख दिया, यहाँ पे जॉर्जिया आएगा, जॉर्जिया। ठीक है, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस, रोमानिया। ठीक है, यहाँ पे बुल्गारिया, टर्की, ये हो गए काले सागर को टच करने वाले देश। अब जल संधियों की बारी आती है कि कौन सी जल संधि? आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, संधि मतलब जोड़ना, जल मतलब जल को, एक ऐसी चीज जो 2 जल को तो आपस में जोड़ेगी और 2 स्थल के भाग को अलग अलग करेगी। एक स्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, अ स्ट्रेट इज अ थिंग दैट कनेक्ट्स 2 वाटर बॉडीज एंड सेपरेट्स 2 लैंड मासेस। तो वो क्या है? पहले हम देखेंगे इंग्लिश चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश चैनल कहाँ किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर। देखो, मैं सारी स्ट्रेट अगर मैप से बताने लगूंगी ना, लास्ट में एक साथ बता दूंगी, एक एक करके बताऊंगी ना तो बहुत डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि मैप पता नहीं ऊपर है बहुत और ये यहाँ पे। तो आप है ना अपने एटलस में नोट करो, लास्ट में एक साथ सारी स्ट्रेट जल संधियां बता दूंगी। तो इंग्लिश चैनल सबसे पहले देखेंगे, अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशन, और उत्तरी सागर, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ सी। इन दोनों को तो आपस में जोड़ने का काम करता है इंग्लिश चैनल। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल किसको जोड़ता है? तो अटलांटिक सी और अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी को जोड़ता है। और किससे अलग करता है? इंग्लैंड और फ्रांस को। यहाँ इंग्लैंड माइनस फ्रांस कर रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड में से फ्रांस को घटाना है, इसका मतलब है इंग्लैंड और फ्रांस को अलग अलग करने का काम करता है ये इंग्लिश चैनल। ठीक है, पहली चीज। दूसरी जल संधि है डोपर जल संधि, सॉरी डोवर, 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 डोवर स्ट्रेट। ये डोवर स्ट्रेट किस किस को जोड़ती है? तो ये डोवर स्ट्रेट इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी को जोड़ने का काम करती है। देखो, इंग्लिश चैनल खुद किसको जोड़ता है? अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर को। और डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल को और नॉर्थ सी को, उत्तरी सागर को। और अलग किसको करती है? वही इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। ठीक है, मैं अभी आपको मैप में बता दूंगी, आप कंफ्यूज मत होना, आप खुद के एटलस में जरूर देखना। फिर है बॉस्फोरस की जल संधि। बॉस्फोरस की जल संधि इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है, मरमरा सी को ब्लैक सी से जोड़ती है। बॉस्फोरस की ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा यूक्रेन के नीचे। आप आओ,
इधर लेफ्ट साइड में मरमरा सी छोटा सा दिखेगा, पास में आपको दिखेगा ब्लैक सी। इन दोनों को जोड़ती है बॉस्फोरस की जल संधि, अलग करती है तुर्की को तुर्की से। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, तो देखो तुर्की के दो पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है जो थोड़ा यूरोप में पड़ता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं थरेस, ठीक है, और बहुत बड़ा पार्ट पड़ता है वहां पे अपने एशिया में, जिसको बोलते हैं एनातोलिया, ठीक है। नहीं, एनातोलियन जो यूरोप में पड़ता है उसको शायद एनातोलिया बोलते हैं, और बाकी को तुर्की ही बोला जाता है पूरे बड़े को। एक बार मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डार्डेनेल्स की जल संधि। डार्डेनेल्स की जल संधि बोले तो ये जोड़ती है एजियन सागर और मरमरा सी को। आप एटलस में देखोगे ना, आपको ऐसे नीचे स्पेलिंग में मिलेगी एजियन, एजियन सी, और अगर मरमरा सी को जोड़ने का काम करती है डार्डेनेल्स की जल संधि। अलग किसको करती है, तो अलग करती है ये बाल्कन पेनिनसुला और एनातोलिया प्रायद्वीप तुर्की को। बाल्कन पेनिनसुला और एनातोलिया, हाँ, जो तुर्की का एक पार्ट है ना एनातोलिया, उसको अलग करने का काम करती है, और जोड़ती किसको है, एजियन सागर और मरमरा सी को। लास्ट जल संधि है शायद हमारी करेज जल संधि, ठीक है। करेज जल संधि क्या करती है, काला सागर और अजोव सागर को जोड़ती है। अजोव सागर काले सागर के ऊपर छोटा सा आपको बंद में दिखेगा, आप देखो एटलस में आपको राइट, ब्लैक सी के ऊपर नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखेगा ऊपर छोटा सा आपको अजोव सागर। उन दोनों को जोड़ने का काम करेज जल संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अलग करती है रूस को रूस से। अब ये भी क्या क्या है, तो देखो क्रीमिया, आपको पता है यूक्रेन का एक छोटा सा पेनिनसुला पड़ता है ब्लैक सी में, क्रीमिया, उस पर रूस का अधिकार है। एक क्रीमिया वॉर भी हुआ था, बहुत प्रसिद्ध है। तो उस रूस को अलग करती है, जो एशिया में रूस पड़ता है उससे, यानी यूरोप वाले रूस को अलग करती है रशिया वाले एशिया वाले रूस से, ठीक है। अच्छा, लास्ट जल संधि ये नहीं है, लास्ट जल संधि जिब्राल्टर है हमारी। जिब्राल्टर जल संधि, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था भारत के खिलाफ, ऑपरेशन जिब्राल्टर, है ना, अगर आपको पता हो तो ये जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे, ये आपको पता होनी चाहिए। ये पहले तो करती क्या है, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती। कितनी इंपॉर्टेंट है ये, अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने का काम करती है, और अलग करती दो पूरे महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ना मैप से बता देती हूँ सारी जल संधियां। ये नहीं है मैप, ये देखो मैं आपको बताऊं, ये एजियन सी दिख रहा है आपको, इसमें तो क्या क्लियरली है नहीं, रुको एक सेकेंड आप, ये देखो यहाँ पे एकदम अच्छे से दे रखा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल दिखेगा, यूके और यूएस के, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, यहाँ फ्रांस पड़ता है, इंग्लिश चैनल। ये किसको जोड़ रहा है, देखो यहाँ पे है नॉर्थ सी और यहाँ पे अटलांटिक ओशन, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है इंग्लिश चैनल, और अलग कर रहा है ऊपर इंग्लैंड और नीचे फ्रांस को, ठीक है। अब यहाँ पे एक डोवर जल संधि दिख रही है, डोवर स्ट्रेट, ये किसको जोड़ रही है, इंग्लिश चैनल को और नॉर्थ सी को जोड़ रही है, आपस में अलग कर रही है, वही ऊपर इंग्लैंड और नीचे फ्रांस। ये दो जल संधि तो समझ आई आपको। अब इधर आओ थोड़ा सा, कहाँ गई, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको अजोव सी दिख रहा है, यहाँ ब्लैक सी दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, वो है ही नहीं यहाँ पे, जल संधि का नाम नहीं है। आप देखो ये इसमें क्या एक्चुअली एग्जैक्टली दे नहीं रखा है, बट आपके पास जो एटलस है ना उसमें एकदम क्लियरली चीजें डिफाइन कर रखी है, तो आप उसमें देख के हाईलाइट करना। आज मैंने आपको जल संधियां बताई है और जो सी है इम्पोर्टेंट वो बताया है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम जो है यूरोप की शायद नदियाँ पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। आपका अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।